Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video we will discuss a very important topic. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन OAVS उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन एज वेल एज KVS NBS एंड अदर एग्जाम। उसके साथ साथ ये IAS OS के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली OAVS में इसका एक सिलेबस में एक स्पेसिफिक पर्सन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947 के अंदर है। तो अगर आप लोगों ने मेरा OAVS का सिलेबस डिस्कशन फॉर TGT SST वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको जो सिलेबस है उसके बारे में पता चल जाएगा, और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है। तो इसको देखने के बाद भी आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मस्ट आपको देखना है सो दैट आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा उसमें कि कैसे पढ़ना है, OAVS के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, और कौन कौन सा बुक्स को फॉलो करना है, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ OAVS एग्जामिनेशन। सो ये OAVS सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का, एंड जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कशन सीरीज चल रहा था उसका 12th पार्ट होगा ये। सो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OAVS के लिए बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ IAS OS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बेसिक्स एज वेल एज बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का पहला हाफ, 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900, कोई भी सेंचुरी जब हम बोलते हैं तो वो 19th लिखा है, मतलब 19 उसका लास्ट एक्सट्रीम होगा। तो 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू 1900 होगा। तो फर्स्ट हाफ मतलब 1800 से 1850 के बीच। So by the first half of 19th century, the East India Company had brought major portion of India under its control. तो 1850 होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा पर्सन्स को इनफैक्ट वी कैन से ऑल द पर्सन्स ऑफ इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया था, और बाकी जो छोटे मोटे किंगडम बचे हुए थे वो भी सब्सिडरी अलायंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बन चुके थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो 11th पार्ट मतलब टोटल 11 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है। OAVS वाले भी अगर चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। तो इसको अब कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो ऑलरेडी बहुत सारा वहाँ पे जो किंगडम्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे। ना 100 ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आप सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो 1757 के 100 ईयर बाद anger against the unjust and oppressive British government took the form of a revolt that shook the very foundation of British rule in India। तो 100 साल बैटल ऑफ प्लासी का 100 साल बाद जो अनजस्ट या अनरेस्ट या फिर जो डिसकंटेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑपरेसिव अनजस्ट और ऑपरेसिव रूल्स और पॉलिसीज के खिलाफ ऑलरेडी लोगों के बीच में हो चुका था, उसने एक बहुत भयंकर रूप धारण किया 1857 को, 100 साल बाद ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सो व्हाइल ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल्ड इट द सिपॉय म्यूटिनी, इंडियन हिस्टोरियंस नेम इट रिवॉल्ट ऑफ 87 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन इसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका नाम दिया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड बीन preceded by a series of disturbance in different parts of the country from late 18th century onward। तो late 18th century मतलब 1700 से 1800 को हम बोलेंगे 18th century। तो late 18th century मतलब 1750 से और 1780 से लेके 18th century 1800 तक। तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे ऑलरेडी, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 इतना बड़ा भयंकर रूप लेता है। तो ये बैकग्राउंड, ये तो बेसिक हो गया इसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब हम लोग उसका बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहे थे उस टाइम में। तो सबसे पहले है सन्यासी रिवलियन इन द नॉर्थ बंगाल एंड द चुनार रिवलियन इन द बिहार एंड बंगाल ब्रोक आउट इन द लेट 18th सेंचुरी। तो एक सन्यासी रिवलियन जो कि नॉर्थ बंगाल में हो रहा था, और एक चुनार रिवलियन जो कि बिहार और बंगाल में हो रहा था, वो लेट 18th सेंचुरी में बहुत भयंकर रूप ऑलरेडी वहाँ पे उसमें हो चुका था। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट थे ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो दोस्तों
डिफरेंट रिवेलियन और डिफरेंट जो मूवमेंट है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। मिशन यूपीएससी सीरीज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थर्ड या फोर्थ वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी रिवेलियंस या मूवमेंट हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, सबको समराइज्ड वे में वहाँ पे समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2020 सीरीज। ओके, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आपको इजी होगा देखने के लिए। लेकिन मस्ट आप इसको देखना है सो दैट यू विल हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिवेलियंस एंड मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। सो नाउ कंटिन्यू दिस टॉपिक। देयर वर सेवरल पीजन अपराइजिंग। तो सन्यासी रिवेलियन और चुनार रिवेलियन के साथ बहुत सारे पीजन अपराइजिंग भी हो रहे थे मिड 19th सेंचुरी में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ व्हिच वर दोज ऑफ मुपला पीजन ऑफ मालाबार। इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया है। मुपला पीजन ऑफ मालाबार एंड फेराजी मूवमेंट बाय मुस्लिम पीजेंट इन बंगाल। तो वहाँ आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। तो ये सब मूवमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे। सन्यासी रिवेलियन, चुनार रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन होता है नॉर्थ बंगाल में, चुनार बिहार और बंगाल में। देन मुपला हो रहा था मालाबार में, मुपला पीजेंट रिवेलियन। एंड फेराजी मूवमेंट मुस्लिम पीजेंट्स बंगाल में कर रहे थे। देन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ऑल्सो विटनेस अ नंबर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। तो उस टाइम में ट्राइबल रिवॉल्ट भी बहुत सारे हो रहे थे, जैसे कि भील्स मध्य प्रदेश में भील रिवॉल्ट्स, देन सांताल रिवॉल्ट बिहार में, देन गॉन्ड्स एंड खॉन्ड्स रिवॉल्ट हो रहा था उड़ीसा में। हाउएवर ऑल दिस डिस्टर्बेंस और लोकलिस्ट, ये सब जितने भी मूवमेंट्स थे यहाँ पे, जितने भी मूवमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे बैकग्राउंड में जितने सब चल रहे थे, वो सब लोकलाइज थे। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये सब चल रहे थे। जैसे कि ये व्हील मूवमेंट मध्य प्रदेश में चल रहा था, सांताल बिहार में चल रहा था, गॉन्ड एंड खॉन्ड उड़ीसा में चल रहा था, सन्यासी रिवॉल्ट बंगाल। तो ये सब कुछ लोकलाइज थे। नाउ another serious and in some case long drawn, these did not pose any serious threat to the existence of British। तो ये सब although serious, ये सब सीरियस थे, although सीरियस थे ये सब, लेकिन लोकलाइज थे। तो लॉन्ग ड्रॉन नहीं हो सके। लॉन्ग ड्रॉन भी थे, लेकिन इनका मतलब ब्रिटिशर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो सब लोकलाइज थे। पूरा ऑल इंडिया में ये सब नहीं फैला हुआ था। तो आगे देखते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ शुरुआत होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ये सब तो लोकलाइज थे, लेकिन ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 बन जाता है पूरा नेशनलाइज्ड रिवॉल्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है? द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा नेशन में होता है ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। इट बिगेन एज ए रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉय ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी आर्मी के सिपॉयज मिल के इस रिवॉल्ट को शुरुआत करते हैं, इसीलिए इसको ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी। नाउ लेकिन सिपॉय स्टार्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस। पूरा जितने भी इंडिया में जितने मासेस हैं सब उनके साथ धीरे धीरे करके आ जाते हैं। एंड इट कॉजेस ले डीपली एम्बेडेड in the its causes lay deeply embedded in the grievance of all section of Indian society nurtured against the British rule। and इसका जो कॉज है, ये जो हुआ था, ये जो मतलब मास पार्टिसिपेशन इसमें हुआ, उसका कॉज था जो डीपली एम्बेडेड ग्रीवेंस। मतलब सब लोगों के ऊपर ये जो ग्रीवेंसेस था, सब लोगों का ग्रीवेंसेस था। ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शन थे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जितने लोग थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ सब लोग क्या थे? डिसकंटेंट थे। और उस डिसकंटेंट की वजह से ही 1857 का रिवॉल्ट होता है। तो अब हम लोग कॉजेस ऑफ दिस रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली 5 कॉजेस है, एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज क्या है जिसकी वजह से 1857 होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा, पिछले वीडियोस में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, डॉक्ट्रिन लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन और वार, ये 3 टेक्निक यूज करते हैं लॉर्ड डलहौसी और उनके जो प्रीवियस गवर्नर जनरल थे, वो सब लोग इस प्रिंसिपल्स का यूज करके जो एनेक्सेशन कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स का। सो द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवॉल्ट में बी ट्रेस्ड टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। उसके साथ साथ सब्सिडी अलायंस भी है और वार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आप अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं उसको। नाउ ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ वर डिसलॉस्ट एंड दस अराउजिंग फियर्स इन द माइंड्स ऑफ अदर रूलिंग फैमिलीज हु अप्रीहेंड ए सिमिलर फेट। तो बहुत सारे रूलर्स का ये सिमिलर फेट हुआ, मतलब उनका जो सब्सिडी अलायंस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर वार, ऐसे बहुत सारे कॉजेस में वो लोग वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए, मतलब एनेक्स्ट, उनका टेरिटरी उनसे एनेक्स्ट हो गया या छीन गया। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को अडॉप्ट किया था क्योंकि उनका नेचुरल हायर नहीं थे।
तो रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वहाँ पे झांसी को उनसे छीन लिया गया। उसके साथ साथ सतारा, नागपुर और झांसी को भी झांसी के साथ साथ सतारा, नागपुर को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्ट कर लिया गया। देन जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर को भी इसी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से एनेक्स कर लिया गया। Then other rulers feared that the annexation of their states was only a matter of time। तो अदर रूलर्स को भी लग जाता है या डर लग जाता है कि उनका भी टेरिटरी कुछ ही टाइम में उनसे छीन जाएगा। तो एक नाना साहब होते हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिलता है, ब्रिटिश रिफ्यूज कर देते हैं उनका पेंशन सिस्टम के लिए, जो कि क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो वो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। So the refusal to continue the pension of Nana Saheb, the adopted son of Peshwa Bajirao II, created hostility among ruling class। तो ये भी रूलिंग क्लास के अंदर एट्रोसिटी या फिर हम कह सकते हैं हॉस्टिलिटी पैदा करता है। Now moreover the sentiments of the people were hurt when it was declared that descendants of titular Mughal Emperor Bahadur Shah II would not be allowed to live in the Red Fort। और सबसे ज़्यादा मतलब दुख तब होता है यार, पीपल का सेंटीमेंट को हॉट तब पहुंचता है जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि मुग़ल एम्पायर का टाइटल का एवोल्यूशन हो जाएगा उनके बाद, बहादुर शाह के बाद। बहादुर शाह के बाद उनके जो बेटे हैं उनको राजगादी और रेड फोर्ट में बैठने का मौका, दे विल नॉट बी अलाउड टू लिव इन द रेड फोर्ट। बहादुर शाह के बाद जितने भी उनका वंश हैं वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, मतलब मुग़ल एम्पायर का पूरा ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा। सो ये सबसे ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा करता है लोगों में। नाउ द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स, रिटेनर्स एंड सोल्जर्स जॉबलेस। तो अवध का एनेक्सेशन के बाद जो कि लॉर्ड डलहौसी करते हैं उसके बाद, हाँ ना, अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हुआ था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं उसको। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल, रिटेनर्स, सोल्जर जॉबलेस। इनके वजह से जो एनेक्सेशन हो जाता है उसके वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं। एंड दिस मेजर कन्वर्टेड अवध ए लॉयल स्टेट इनटू हॉट बेड ऑफ डिसकंटेंट एंड इंट्रिग। तो इसके वजह से अवध का एनेक्सेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसकंटेनमेंट पैदा होता है और जिसके वजह से 1857 रिवॉल्ट का स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से पूरा शुरुआत नहीं होता, यहाँ पे बस लोगों के बीच में डिसकंटेंट होता है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड पैदा होता है जिसकी वजह से 1857 होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो रिवॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। सब कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सेकंड कॉज इज सोशियो रिलीजियस कॉज। सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या क्या थे? पहले तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द पॉपुलेशन, लार्ज सेक्शन ऑफ The population was alarmed by the rapid spread of Western civilization in India। बहुत बड़ा सेक्शन, इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ये जो रेपिडली वेस्टर्न सिविलाइजेशन का स्प्रेडिंग हो रहा था उसके खिलाफ डिसकंटेंट उन लोगों में पैदा हो गया ना। उसके साथ साथ एन एक्ट इन 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एनाबलिंग ए हिंदू हु हैड कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक एक्ट लाते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए। तो उसके लिए वो लोग एक एक्ट लाते हैं जिसको एक्ट ऑफ 1850 कहते हैं। उस लॉ के अनुसार क्या था, अगर आप हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है ऐसा तो आप अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये वाला एक्ट भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा किया, क्योंकि ये जो अपना इंडियन का ट्रेडिशन था, इंडिया का जो ट्रेडिशन था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था और बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया था इसमें। तो नेक्स्ट क्या था, बिसाइड्स द मिशनरीज वेर अलाउड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द इंडिया। इसके साथ साथ हिंदू से तो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को, उसके साथ साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए और हिंदू या फिर डिफरेंट जो रिलीजन्स के लोगों को अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए वो लोगों को अलाउड, मतलब दे वर अलाउड, उन लोगों को अलाउ कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर। तो ये भी एक डिसकंटेंट पैदा किया लोगों के अंदर। नाउ द पीपल वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। लोगों को कन्विंस करके गवर्नमेंट प्लान कर रहे थे कि जितने भी इंडियन है सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दैट इज वेरी मीन्स इनजस्टिस फॉर इंडियन और हिंदूज।
दैट्स वाई उनके बीच में डिस्कंटेंट पैदा होना जायज़ बात है। फिर द एवोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस लाइक सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड का एवोल्यूशन, लेजिस्लेशन लीगलाइजिंग द विडो रीमैरेजेस, दे वर थ्रेट टू एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर, थ्रेट टू द एस्टैब्लिश जो एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में था, जो ट्रेडिशन जो प्रथा हम लोग मतलब सोसाइटी में चल रहा था, इंडियन सोसाइटी में चल रहा था, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था। तो इसके लिए भी बहुत जो अंधविश्वास वाले लोग थे या फिर जो उस टाइम के जो लोग थे जिनको ये सब चीज़ मतलब ट्रेडिशन लग रहा था, बहुत पुराने कालों से वो चलता आ रहा था, उनके लिए एक थ्रेट पैदा कर रहा था। तो उनके बीच में डिस्कंटेंट पैदा होता है। और लास्ट कॉज है इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ वाज व्यूड एज सस्पिशियस। तो लोग क्या समझ रहे थे, रेलवे और टेलीग्राफ का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको ये लोग डर रहे थे, सस्पिशन समझ रहे थे कि धीरे धीरे करके वो लोग क्रिश्चियनिटी को हर तरफ प्रचार करेंगे बाय यूजिंग दिस रेलवे एंड टेलीग्राफ। तो ये सब डर जो लोगों के बीच में पैदा हो गया और जो डिस्कंटेंट पैदा हो गया, उसके वजह से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज वाई द सेकेंड कॉज, जो कि सोशियो रिलीजियस कॉज था। तो सोशियो रिलीजियस क्योंकि हमारा सोसाइटी में जो ट्रेडिशन था जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरेज, तो उसमें जो चेंजेस आए उसके लिए ये मतलब लोगों के अंदर डिस्कंटेंट हुआ। और रिलीजियस कॉज मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम बाकी जितने भी रिलीजन थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना रिलीजियस कॉज था। अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉज के बारे में। इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या फैक्टर्स थे। फर्स्ट इज इन रूरल एरियाज पीजेंट एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हैवी टैक्सेस। तो गांव में क्या किए, जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो हैवी टैक्सेस के खिलाफ, हैवी टैक्स ऑन लैंड के खिलाफ रिजेंट मतलब दे प्रोटेस्टेड एंड द स्ट्रिंजेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी। तो जो हैवी टैक्सेशन और स्ट्रिंजेंट मेथड ऑफ कलेक्शन का जो पॉलिसी था, रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी, उन दोनों के खिलाफ लोगों ने, उनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो गया था, वो लोग प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिए थे, डिस्कंटेंट बहुत ज़्यादा उन लोगों में भर गया था। नाउ मेनी अमंग दीज ग्रुप्स वर अनएबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर। तो बहुत सारे जो इसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो पेमेंट और जो हैवी रेवेन्यू देने में अनेबल थे, दे वर अनेबल फॉर दिस एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर। तो ये दोनों केस में वो लोग अनेबल थे एंड इवेंचुअली लूजिंग द लैंड दैट दे हैव हेल्ड फॉर जनरेशन। जो लैंड उनके पास सालों से चल रहा था, उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, उनको लूज करना पड़ा क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाए, रेंट नहीं दे पाए और लोन्स का जो रिपेमेंट था वो नहीं कर पाए। उसके वजह से भी लोगों में डिस्कंटेंटमेंट पैदा होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज लार्ज नंबर ऑफ सिपॉयज वर ड्रॉन फ्रॉम द पीजेंट्री एंड हैड फैमिली टाइज इन विलेजेस, सो द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स वर आल्सो अफेक्टेड देम। मतलब बहुत सारे जो सिपॉय थे वो पीजेंट फैमिली से आए थे, पहले पीजेंट्री करते थे फिर सिपॉय बन गए थे, तो उनका जो फैमिली टाइज था विलेजेस में, उसके वजह से भी वो लोग जो पीजेंट्स का ग्रीवेंसेस है उनको अफेक्ट करता था। तो वो भी एक डिस्कंटेंट पैदा किया उनके बीच में, सिपॉयज के बीच में। नाउ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉज्ड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हैवी टैक्सेशन एंड हैवी रेंट, ये सब की वजह से भी लोगों के अंदर वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट और डिस्कंटेंटमेंट पैदा हो रहा था ऑल सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर। नाउ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उस टाइम के बाद there was an influx of British manufactured goods into India which ruined industries and particularly the textile industry of India। तो आप लोगों को पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इंडिया का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है, उस टाइम में भी था, जो कि कोई भी रॉ मटेरियल कहीं से इंपोर्ट नहीं करता। दिस इज फुल्ली इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। तो उसको भी बहुत बड़ा झटका मिला जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। तो यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंडिया से और वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड इंडिया में लाके डंप करते थे या फिर यहाँ पे बेचते थे। तो इंडियन का जो इंडस्ट्री था वो रुइंड होना स्टार्ट हो रहा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट पैदा किया जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में। नाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू कॉम्पीट विद द चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो लोग हाथों से बनाते थे, उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा था चीप मशीन मेड गुड से। मशीन मेड गुड कम टाइम में बनेगा तो ऑब्वियसली वो सस्ता होगा। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट गुड थोड़ा महंगा था उनके कंपैरिजन में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ रहा था। नाउ इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सुपीरियर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ए कंज्यूमर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन।
तो धीरे धीरे करके इंडिया क्या बन रहा था, ए सप्लायर रॉ मटेरियल। इंडिया से लोग जो ब्रिटिशर रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड लेके इंडिया में बेचते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे उनके ऊपर पड़ रहा था। इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। नाउ ऑल दोज पीपल हु प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन रॉयल पैट्रोनेज फॉर देयर लाइवलीहुड वर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। तो पहले जितने भी लोग रॉयल पैट्रोनेज में थे, रॉयल पैट्रोनेज के अंडर थे, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि अब सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो ब्रिटिश अपना रेसिडेंट वहाँ पे लाएंगे। जो भी टेरिटरी सब्सिडी अलायंस हो गया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या फिर लड़ाई में हार के ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, वहाँ पे तो वो लोग कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट ही वहाँ पे रहेंगे और वो जिसको एम्प्लॉयमेंट देंगे वही उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ उनको ही सैलरी मिलेगा। तो जितने भी लोग वहाँ पे प्रीवियसली काम कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी डिसकंटेनमेंट पैदा होगा ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के खिलाफ। नाउ सो दे बोर डीप सीटेड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक डीप सीटेड ग्रीवेंस स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर एक ग्रीवेंस रहता है। तो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि एक बैकग्राउंड पैदा करता है। अब हम लोग मिलिट्री कॉजेस के बारे में देखेंगे, जो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इमीडिएट इफेक्ट होने के लिए। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज ए सिपॉय म्यूटिनी। सबसे पहले ये सिपॉय म्यूटिनी करके स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके पूरा ऑल इंडिया रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है देखते हैं। इंडियन सिपॉय फॉर्म्ड मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। इंडियन सिपॉय ब्रिटिशर्स के 87% कंसिस्ट करते थे, एंड दे वर कंसिडर इन्फीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर। तो ब्रिटिश सोल्जर के खिलाफ उनको इन्फीरियर दृष्टि में देखा जाता था, इन्फीरियर स्टेटस में लोग उनको देखते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको इन्फेरिटी फील होता था उनके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बिहेव ही ऐसा था इंडियन सोल्जर्स के प्रति। नाउ एन इंडियन सिपॉय वाज पेड लेस देन यूरोपियन सिपॉय ऑफ सेम रैंक। अगर दोनों के दोनों सेम रैंक के अधिकारी हैं तो यूरोपियन को जितना पैसा मिलता था, इंडियंस को उससे कहीं गुना कम पैसा मिलता था। तो इससे जो इन्फेरिटी जो फीलिंग होगा, एलिनेटेड फीलिंग होगा, वो पैदा हो रहा था, और वो धीरे धीरे करके डिस्कंटेंट पैदा कर रहा था इंडियन सिपॉय के अंदर। नाउ बिसाइड एन इंडियन सिपॉय कुड नॉट राइज टू ए रैंक हायर देन दैट ऑफ ए सूबेदार। जो सूबेदार रैंक था उससे आगे इंडियन सिपॉय का प्रमोशन नहीं हो सकता था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसी। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया had adversely affected the service condition of Indian सिपॉय। और धीरे धीरे करके जो एक्सटेंशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपांसन हो रहा था, उसके वजह से भी इंडियन सिपॉय को बहुत ज़्यादा और उनके सर्विस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नाउ दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम। और क्योंकि ब्रिटिश एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब पहले यहाँ उनका मतलब टेरिटरी था या फिर रूल था, धीरे धीरे करके वो एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक सोल्जर अगर यहाँ से बिलोंग करता है तो उसको पहले यहाँ काम करना पड़ता है उसके घर के आसपास। अब उसको बाहर जाना पड़ेगा, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो एक्सपांड करेंगे उतना ज़्यादा दूर उसको जाके सर्विस करना पड़ेगा। तो उनका सर्विस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज ऑफ एक्सपांशनरी टेंडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ 1856 में लॉर्ड कैनिंग एक एक्ट पास करते हैं, इशू करते हैं, जो कि इंडियन सिपॉयज को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। उनका जो मेंटालिटी है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो एक्ट क्या है देखते हैं। उस एक्ट का नाम है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, एंड दिस एक्ट रिक्वायर दैट द सिपॉय मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। उनको ब्रिटिश लैंड में भी इवन सर्व करना पड़ सकता है। इस एक्ट के अनुसार, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार, किसी भी इंडियन सिपाही को कहीं पे भी सर्व करना पड़ सकता है इवन इन ब्रिटिश लैंड। और ब्रिटिश लैंड में सर्व करने के लिए उनको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, इंडिया से 7 समुद्र पार करके जाना पड़ेगा ब्रिटिश में सर्व करने के लिए। और लोगों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ था। इंडियन रिलीजन बिलीफ के अनुसार कोई अगर समंदर पार जाके काम करता है तो वो उसका रिलीजन खिलाफ मतलब रिलीजियस के अगेंस्ट है। तो दैट्स वाई ये भी डिसकंटेंट पैदा करता है। नाउ द बंगाल आर्मी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम हाई कास्ट कम्युनिटी इन अवध। बंगाल आर्मी जो थे वो हाई कास्ट कम्युनिटी से मतलब रिक्रूटेड होते थे। नाउ दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू क्रॉस द ओशियन कालापानी विच वॉज फॉरबिडन एज पर हिंदू रिलीजियस बिलीफ। तो एग्जैक्टली ये था, जो कालापानी को क्रॉस करके वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये हिंदू रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ था, फॉरबिड था ये, दिस वॉज फॉरबिडन।
सो दे डेवलप दिस सस्पिशन दैट गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। तो अगर वो समंदर पार चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो रिलीजन है उनका उनसे छीन जाएगा। तो लोग समझ रहे थे, वो सस्पिशन थे कि ये करते, मतलब इस एक्ट के अनुसार इंडियंस को और हिंदूज को या फिर जो डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम हो या जो भी हो, उनको वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों को डर लग रहा था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध द नवाब्स आर्मी वाज डिसबैंडेड। अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन से एनेक्स कर लिया गया। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद नवाब का आर्मी को भी डिसबैंड कर लिया गया। नाउ दिस सोल्जर लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जितने भी अवध में सोल्जर थे उनसे अपना लाइवलीहुड छिन गया। एंड दे बिकम बिटर एनिमी ऑफ ब्रिटिश, और वो बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के बिटर एनिमी, जो कि इनफैक्ट एक इमीडिएट कॉज ला सकता है। अब हम उसको डिटेल्स में बाद में देखते हैं। सो ये जो डिफरेंट पहले सिपाही म्यूटिनी इसके वजह से स्टार्ट होता है, ये जो डिफरेंट जो डिसकंटेंटमेंट पैदा हुआ लोगों के बीच में, मिलिट्री कॉज, तो वो पहले सिपाही म्यूटिनी की तरफ पैदा होता है। नाउ इट वाज ओनली लेटर दैट अदर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जॉइन द रिवॉल्ट। उसके बाद पहले सिपाही म्यूटिनी ही स्टार्ट होता है, उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी जितने भी एलिमेंट है सोसाइटी के, वो लोग बाहर निकलते हैं और इनके साथ खड़े होते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग देखेंगे इमीडिएट कॉज क्या था, सिपाही म्यूटिनी में क्या इमीडिएट कॉज था जो कि डायरेक्टली पूरा स्पार्क हो गया, और हम उसको स्पार्क मूवमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि सीधा डायरेक्टली 1857 का रिवॉल्ट को स्टार्ट किया। सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीज्ड कैटरीज। तो ग्रीज्ड कैटरीज का इंसिडेंट के बाद ही ये स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिमोर स्प्रेड किया जाता है कि जो कैटरीज, जो न्यू एनफील्ड राइफल में जो कैटरीज यूज हो रहा है, उसमें फैट ऑफ काउ एंड पिग है, काउ एंड पिग का फैट उसमें यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता था, बिफोर लोडिंग दिज राइफल्स द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कैटरीज। तो उसको पहले जो सिपाही है उसको पहले दांत से चबाना पड़ेगा पेपर को, उसके बाद उसमें से जो मटेरियल्स होते हैं उसको गन में डालना पड़ता था एज ए गन पाउडर। लेकिन बोथ हिंदू और मुस्लिम सिपाही रिफ्यूज टू यूज देम। क्यों? क्योंकि ये हिंदू के खिलाफ भी था, हिंदू का रिलीजन के खिलाफ भी था कि वो गाँव मतलब जो काव है, मतलब गौ का मांस को नहीं ये कर सकते। तो उनका गौ मांस से बना था, तो गौ हत्या पाप है हिंदू के लिए, तो दैट्स वाई उनके भी खिलाफ था। तो दे वर ऑल्सो रिफ्यूजिंग। और मुस्लिम के लिए भी, और पिग्स मतलब सुअर भी मुस्लिम के लिए मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ था। नाउ द कैनिंग ट्राइड to make amends for the error and offending cartridge were withdrawn। तो कैनिंग ने क्या इसको amend करके ये वाला कैटरीज को जो ऑफेंड कर रहा था सिचुएशन को, उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन बाय देन द डैमेज हैड बीन डन। तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था ऑलरेडी, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा जगह में स्टार्ट हो गया था। तो कैनिंग उसको मतलब विड्रॉ करके कुछ उनको फ़ायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम तक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट ऑलरेडी पैदा हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो स्पार्क मोमेंट वो क्या था कि मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम का एक सिपाही जो कि बाराकपुर से बिलोंग करता था, he had refused to use cartridge and attack the सीनियर ऑफिसर। उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को अटैक कर लिया ना, उसके वजह से उसको हैंग कर दिया गया। ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल में उसको हैंग कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस मिस ट्रीटमेंट टू हिज सीनियर ऑफिसर। तो 8 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया जाता है, और उसके लगभग एक महीना बाद मतलब 9 मई को 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल एंड वेर सेंटेंस्ड फॉर 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। उसको 10 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाल देते हैं। तो उसके बाद उसके अगले ही दिन मतलब 10 मई को बाकी जितने भी लोग थे, जितने भी सिपाही थे, सब उनको छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और जेल को तोड़ के उनको बाहर निकाल देते हैं। और उससे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत होता है, मतलब 10 मई से शुरुआत। इवेंट्स ऑफ सिपाही म्यूटिनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इसके पिछले वीडियो में डिफरेंट कॉजेस के बारे में देखा था, और वहाँ हमने देखा था कि जो मिलिट्री कॉज हुआ और उसके बाद इमीडिएट कॉज हुआ था, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो ग्रीज कार्टिलेज का इवेंट हुआ और उसके बाद मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ, जहाँ की मंगल पांडे को 8 अप्रैल को हैंग कर दिया जाता है। और उसके लगभग एक महीना बाद मतलब 9 मई को 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल एंड दे वर सेंटेंस फॉर 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो उनको 10 साल के लिए जेल दंड मिलता है। तो उसके तुरंत ही बाद क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, और वो ही मेन इवेंट्स होता है अपना सिपाही म्यूटिनी का। सो
Soon there was a rebellion in the Meerut cantonment, जो 85 सोल्जर्स ने किया था रिवेलियन, द मीरूट म्यूटिनी उसको बोलते हैं, द मीरूट म्यूटिनी, जो कि May 9, 1857 को 85 सोल्जर्स ने किया था। एंड दिस वाज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी इवेंट को, ये मीरूट म्यूटिनी को ही बोलते हैं स्पार्क मोमेंट और द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। Now the Indian sepoys in Meerut murdered their British officer and broke open the jail। जो 85 सोल्जर्स को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था, उनको भी निकाल देते हैं और उसके साथ साथ जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं सबको वो मार देते हैं इंडियन सिपाही। और ऑन May 10 दे मार्च टू दिल्ली, और साथ ही साथ उसी दिन May 10 को वो लोग ये इवेंट भी करते हैं, जेल को तोड़ के सबको निकाल देते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं, और साथ ही साथ वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं मेरठ से। नाउ वहाँ फिर वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली जाके दिल्ली को कैप्चर कर देते हैं। तो दिल्ली का कैप्चर कैसे होता है, फॉल अप कैसे होता है, अब उसको डिटेल्स में समझते हैं। नाउ इन दिल्ली द म्यूटिनियर ऑफ दिस मीरठ म्यूटिनी जो थे, वहाँ उन म्यूटिनियर ने क्या किया, ज्वाइन द दिल्ली सिपाही, दिल्ली सिपाहीज के साथ उन लोगों ने ज्वाइन किया, एंड सिटी केम अंडर देयर कंट्रोल। तो दिल्ली सिपाहीज एज वेल एज मीरठ सिपाही थे, दोनों मिलकर दिल्ली को अपने अंडर कंट्रोल ला देते हैं। नेक्स्ट डे 11 मई को द सिपाही प्रोक्लेम द ईजिंग बहादुर शाह जाफर एज द एम्पेयर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो बहादुर शाह जाफर उस टाइम में बूढ़ा हो गए थे, उनको क्या करते हैं, वो अपना एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, होल हिंदुस्तान को जो कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए उनको एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान प्रोक्लेम करते हैं। ना बहादुर शाह वाज ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, एंड कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप टू द सिपाही, उन्होंने एक एबल लीडरशिप उनको नहीं दे पाए। ना द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वाज शॉर्ट लिव, और बिकॉज वो बूढ़े हो गए थे और उनका जो रोल था वो बहुत अच्छा नहीं था, इतना खास नहीं था, एबल लीडरशिप वो नहीं कर पाए थे, उसके वजह से दिल्ली का ऑक्यूपेशन बाय द म्यूटिनियर शॉर्ट टाइम के लिए था। अब फॉल ऑफ दिल्ली कैसे होता है देखते हैं। ना ब्रिटिश फाइनली अटैक दिल्ली ऑन सितंबर, मई में वो लोग अटैक करते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और सितंबर में ब्रिटिश अटैक करते हैं म्यूटिनियर के ऊपर। फॉर 6 days डेस्परेट फाइटिंग होता है, और बाय द एंड ऑफ सितंबर ब्रिटिश रीऑक्युपाइड दिल्ली, ब्रिटिश को फिर दिल्ली वापस मिल जाता है। ना 1000 ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैसेकर्ड एंड 100 वर हैंग्ड, बहुत सारे लोगों को, हजार लोगों को मार देते हैं, इनोसेंट लोगों को, और बहुत सारे लोगों को हैंग भी, फांसी भी दे दिया जाता है। द ओल्ड किंग वाज कैप्चर्ड, बहादुर शाह को भी कैप्चर कर देते हैं और उनको रंगून के लिए डिपोर्ट कर देते हैं, और रंगून में वो बाद में 1862 को मर जाते हैं। ना उनके जो सन थे उनको भी मार दिया जाता है, दे वर शॉट डेथ, क्योंकि उनको मतलब उनके बाद मुगल डायनेस्टी का ख़त्म ही करना ब्रिटिशर्स के ऑब्जेक्टिव था। सो इससे क्या होता है, इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ मुगल पूरा ख़त्म हो जाता है। दिस imperial dynasty of Mughal came to an end with this. Now अब देखते हैं, ये तो मेन इवेंट था, उसके साथ साथ क्या क्या और डिफरेंट इवेंट्स हुए डिफरेंट सेंटर्स में, जिसको हम सेंटर ऑफ रिवॉल्ट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लखनऊ में हुआ था, तो उसका बैकग्राउंड क्या था देखते हैं। द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया फ्रॉम नाइबरहुड ऑफ पटना टू बॉर्डर्स एरिया ऑफ राजस्थान। तो पटना के नाइबरहुड से राजस्थान तक ये रिवॉल्ट का स्प्रेडिंग होता है। एंड देयर आर 6 मेन सेंटर, 6 मेन सेंटर थे, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड आरा इन बिहार। तो सबसे पहले हम लोग लखनऊ के बारे में देखते हैं ना। लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध, और हमको पता है कि अवध को ब्रिटिशर्स ने माल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड कैप्चर और एनेक्स कर लिया था। नाउ देयर The mutineer सिपाही और mutinous सिपाही were joined by the disbanded soldier from the अवध ओल्ड आर्मी। अवध का जो ओल्ड आर्मी था उसके साथ म्यूटिनियर ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस टाइम में बेगम हजरत महल, वन ऑफ द बेगम ऑफ एक्स किंग ऑफ अवध, जो कि नवाब वाजिद अली थे, टू कवर द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। इसी रिवॉल्ट का लीडरशिप लेते हैं बेगम हजरत महल। नाउ फाइनली ब्रिटिश फोर्स कैप्चर लखनऊ, फाइनली ब्रिटिशर उनके साथ फाइट करते हैं और लखनऊ को कैप्चर कर लेते हैं, और क्वीन को नेपाल भागना पड़ता है। क्वीन एस्केप टू नेपाल। नाउ नेक्स्ट सेंटर है कानपुर। कानपुर रिवॉल्ट को लीड किया था नाना साहेब ने। नाना साहेब थे एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, और उनको पेंशन नहीं मिला था। ब्रिटिशर्स ने उनको पेंशन सिस्टम को, और जो पेंशन मिलता है राजा को, वो ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर लिया था। उसके वजह से नाना साहब के अंदर बहुत सारे डिस्कंटेंट पैदा हुए, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया कानपुर में। ही ज्वाइंड द रिवॉल्ट प्राइमरीली बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेंशन बाय द ब्रिटिश। नाउ ही कैप्चर्ड कानपुर।
कानपुर को कैप्चर कर लेते हैं और प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज पेशवा। क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स वहाँ का पेशवाशिप और जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए और वो ब्रिटिश अंडर ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन वो कानपुर को कैप्चर करके अपने आप को पेशवा घोषित करते हैं ना। द विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, उनका जो विक्ट्री था वो शॉर्ट लिव था, बहुत ज़्यादा दिन के लिए वो नहीं चला। और कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर फ्रेश रीइंफोर्समेंट अराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज। नाउ द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड विथ टेरिबल वेंजेंस, बहुत खतरनाक परिस्थिति से रिवॉल्ट खत्म होता है। रिवेल वर आइदर जितने भी रिवेल्स वहाँ पे थे उनको हैंग कर दिया जाता है या फिर ब्लोन टू पीसेस बाय कैनॉन्स। बहुत खतरनाक टेरिबल वेंजेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबको आइदर हैंग कर देते हैं या फिर कैनॉन या फिर जो ये होता है तोप होता है उसके सामने उनको टुकड़ा टुकड़ा करके उड़ा देते हैं पूरा। नाना साहब को भी वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उनका जो ब्रिलियंट कमांडर तांत्या तोपे थे वो जो रिवॉल्ट चल रहा था कानपुर में उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तांत्या तोपे भी बाद में हार जाते हैं और उनको भी अरेस्ट करके फांसी दे दिया जाता है। तो दिस वाज अबाउट कानपुर एंड लखनऊ। अब देखते हैं थर्ड सेंटर, दैट इज झांसी। झांसी में हमको पता है रानी लक्ष्मीबाई रिवेलियंस को लीड करते हैं। एंड व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ हर एडॉप्टेड सन टू द थ्रोन ऑफ झांसी, तो उनका भी सिस्टम जो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स के अंदर झांसी को भी ब्रिटिश एनेक्स कर लेते हैं। लेकिन झांसी रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका एडॉप्टेड सन वहाँ पे उनको राजगादी मिले। She fought gallantly against the British forces, but she was ultimately defeated by the English. उनको भी ब्रिटिशर हरा देते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को भी वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई टांटिया टोपे के साथ मिल जाते हैं और दोनों मिल के ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। ग्वालियर को वो जाते हैं टांटिया टोपे और रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर को वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं ना। सिंधिया जो कि एक लॉयल एली थे ब्रिटिशर्स के, वो वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयल एली और ब्रिटिश उनको वहाँ से हटा के वो लोग रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे वहाँ पे फियर्स फाइटिंग होता है। सिंधिया को वहाँ से भागना पड़ता है, जो कि जो ग्वालियर में सिंधिया उस टाइम में थे जो कि ब्रिटिशर्स के अलाय थे, सब्सिडी अलायंस के तहत उनके साथ बन चुके थे और बंधे हुए थे। तो उनको वहाँ से भगा देते हैं रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे। फियर्स फाइटिंग उन दोनों में होता है। और लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे खतरनाक, हम बोल सकते हैं बाघ की तरह और बाघ का जो टाइग्रेस की तरह वहाँ पे लड़ते हैं और वो भी मर जाते हैं। फाइटिंग टू वेरी एंड वो भी मर जाते हैं और ग्वालियर वाज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। सो दिस वाज इवेंट इन झांसी एंड ग्वालियर। उसके बाद फोर्थ जो है बिहार में होता है कुंवर सिंह के द्वारा। सो दीज आर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट। इस वीडियो में हम लोगों ने मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज द मेन इवेंट फॉर 1857 के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सप्रेशन, जो 1857 का रिवॉल्ट था वो कैसे सप्रेस हुआ और उनका जो रिवॉल्ट का फेलियर हुआ, उस फेलियर होने का पीछे क्या रीजंस हैं और इस रिवेलियन का रिजल्ट क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 सप्रेस्ड क्यों हो गया, कैसे सप्रेस्ड हुआ। तो हमको पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्पायर, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उनके वजह से उनका जो ऑनेबल ही कुड नॉट बी ए गुड लीडर, तो उनका जो लीडरशिप फेल्योर रहा उसके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन ए ईयर। जस्ट एक साल से ज़्यादा रहा, ज़्यादा दिन नहीं वो चल पाया। सो इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडिल ऑफ 1858। 1857 का मई के महीने में 10th से स्टार्ट हुआ था और मिडिल ऑफ 1858 में ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होता है, कैसे ख़त्म होता है? जुलाई 8 को, ऑन जुलाई 8, 1858, 14 months आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मेरूड इंसिडेंट, पीस वाज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय कैनिंग। तो 14 month ऑन जुलाई 8 ये क्या होता है, मेरूड से जो आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था उसको फाइनली लॉर्ड कैनिंग पीस प्रोक्लेम करते हैं वहाँ पे। नाउ दिस वाज द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। तो अब देखते हैं क्यों सप्रेस्ड हुआ और उसका फेल्योर क्या था, कौन कौन सा ऐसे रीजन है जिसके वजह से ये जो 1857 का रिवॉल्ट था वो सप्रेस हो गया। सो फर्स्ट कॉज इज लिमिटेड अपराइजिंग। तो इतना जो अपराइजिंग जो लोगों के बीच में था वो लिमिटेड था, इट वाज नॉट ए मीन्स नेशन वाइड अपराइजिंग। तो क्यों? ऑल्दो द रिवॉल्ट वाज फेयरली वाइडस्प्रेड था, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री रिमेन अनटच्ड अनअफेक्टेड बाय इट। इसमें बहुत सारे पार्ट, इंडिया का बहुत सारे पार्ट अनअफेक्टेड थे,
बहुत जगह पे फैला था ये रिवॉल्ट, फिर भी बहुत सारा जगह अनअफेक्टेड था। जैसे कि ये जो रिवॉल्ट था मेनली दोआब रीजन में कन्फाइंड था। सिंध, राजपूतना, कश्मीर, मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब इसमें शामिल थे। नाउ द सदर्न प्रोविंस डिड नॉट टेक पार्ट इन, पूरा साउदर्न प्रोविंस में जितने सारे स्टेट्स थे दे डिड नॉट take part in this revolt and it failed to have a character of an all India struggle। तो all India struggle का कैरेक्टर ये नहीं मतलब नहीं ला सका, इसलिए all India revolt वो नहीं बन पाया था। तो important ruler like सिंधिया, होलकर, राणा, जोधपुर and others did not supported the rebels। उन लोगों ने रिवेल्स को सपोर्ट नहीं किया, सिंधिया, होलकर और राणा ऑफ जोधपुर। तो ये तो पहला रीजन था कि लिमिटेड अपराइजिंग होने की वजह से रिवॉल्ट फेल हो गया। अब सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड कॉज वाज नो इफेक्टिव लीडर। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो बहादुर शाह जफर थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, उनका रूल इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि बहुत ओल्ड हो गए थे, और ओल्ड होने के साथ साथ वो अनेबल भी थे इफेक्टिव लीडरशिप मेंटेन करने के लिए। उनके साथ साथ जो रिवेल्स के कोई इफेक्टिव लीडर नहीं थे रिवेल्स के पास, और जैसे नाना साहेब, टंटिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई थे, वो लोग ब्रेव थे किंतु वो एज ए होल वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए। दे कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक सके थे। नाउ थर्ड कॉज वाज द लिमिटेड रिसोर्स। वहाँ पे लोगों के पास, रिवेल्स के पास रिसोर्स का भी लिमिटेशंस था। द रिवेल लैक्ड रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी। लोग भी कम पार्टिसिपेट किए थे, पूरा ऑल इंडिया स्ट्रगल नहीं बन पाया था क्योंकि पूरा जो सदर्न प्रोविंस था पूरा वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो इन टर्म्स ऑफ मैन भी उनका तो शॉर्टेज था, एज वेल एज मनी का भी प्रॉब्लम और शॉर्टेज उनको देखने के लिए मिला था। सो लिमिटेड रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश ऑन द अदर हैंड क्या थे, वो उनके पास स्टडी सप्लाई मैन, बहुत सारे लोग उनके पास थे, एज वेल एज पैसा भी बहुत उनके पास था, और जो न्यू टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स वो भी उनके पास था, वारफेयर टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत अच्छा था। सो दिस वाज द थर्ड रीजन। अब फोर्थ रीजन देखते हैं, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। इस रिवॉल्ट में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, रिच मर्चेंट, ट्रेडर, जमींदार, ये सब लोग जो बंगाल से बिलोंग करते थे, हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट। इन लोगों ने उल्टा ब्रिटिश को सपोर्ट किया, अपना देश के वासी को सपोर्ट नहीं किया, अपना जो देश के रिवेल्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये लोग का फार साइटेडनेस ज़्यादा नहीं था, मतलब ये लोग फार साइड दूर का दृष्टि ये लोग का कम था, ये लोग नहीं जान पाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिवॉल्ट। अब देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। इस जो रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसका रिजल्ट्स क्या थे। तो दिस रिवॉल्ट, ग्रेट अपराइजिंग, इसको ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 भी बोलते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक हिस्ट्रिक लैंडमार्क है। एंड द रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसमें एक इफेक्टिव उनका जो रूलिंग वो नहीं दिखा पाए थे, उसके वजह से उनका जो रूल था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है। इंडिया नाउ केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने हाथ में। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट ए दरबार इन इलाहाबाद इन ए प्रोक्लेमेशन issued ऑन 1 नवंबर 1858। तो 1 नवंबर 1858 को एक प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं लॉर्ड कैनिंग दरबार इलाहाबाद में, इन द नेम ऑफ क्वीन के नाम से एक जो प्रोक्लेमेशन को इशू करते हैं। नाउ दस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन बाय क्वीन विक्टोरिया which in effect meant by the ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, इसका मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पूरा का पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाता है। अब द गवर्नर जनरल्स ऑफिस वर रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। जो पहले गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, अब 1858 के बाद, मतलब 1857 का रिवॉल्ट के बाद वो बन के जाते हैं वाइसरॉय। इनको गवर्नर जनरल का ऑफिस को रिप्लेस कर देते हैं विद द वाइसरॉय। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, जिसके वजह से ये सारा खेल चल रहा था, जो डिसकंटेंटमेंट लोगों के बीच चल रहा था, उसको भी एबोलिश कर दिया जाता है। नाउ द राइट टू अडॉप्ट सन एज लीगल हेयर वाज एक्सेप्टेड। अब जो अडॉप्टेड सन को भी एज ए लीगल हेयर एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स। नाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। तो ये तो जो नॉर्मल ब्रिटिश ने किया चेंजेस, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट के ऊपर क्या चेंज आया था। इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनके लिए फ्यूचर स्ट्रगल का द्वार इसने खोल दिया था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने लोगों का जो यूनिटी
और यूनिटी का स्ट्रेंथ लोगों को समझ में आ गया था और फ्यूचर स्ट्रगल के लिए एक विंडो हम बोल सकते हैं, डोर ओपन हो गया था बिकॉज ऑफ दिस वार. So this was about the result and suppression of this revolt of 1857. So in the next video we will discuss more about such awesome lessons. Stay updated for the next part. Thank you.